नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि दर्शन शास्त्र क्या होता है, दर्शन की परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और रोचक बात यह है कि दर्शन शास्त्र के बारे में एक स्पष्ट अवधारणा आम लोगों में नहीं होती है। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि यह 12वीं तक यह विषय पढ़ाया नहीं जाता। केजी से लेकर 12वीं तक बच्चा पढ़ लेता है, उसे कहीं भी दर्शन शास्त्र विषय नहीं मिलता। इतिहास मिलता है, भूगोल मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। दूसरी ये वजह यह है कि दर्शन का प्रयोग इतना ज़्यादा होता है कि इसके अत्यधिक प्रयोग के कारण भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग संक्षेप में दर्शन शास्त्र क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके दर्शन शास्त्र की परिभाषा शुरू करने से पहले या इसके स्वरूप के बारे में बातचीत करने के लिए हम ये देखते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या नहीं है। जैसे जटिल शब्दों का प्रयोग करना फिलॉसफी नहीं होता है। फिलॉसफी कोई अलग भाषा नहीं होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो दर्शन की जो विषय वस्तु है अव्यावहारिक है। कभी कभी तो ये कहा जाता है कि फिलॉसफर वो है जो किसी निष्कर्ष पे ना पहुँचे। कभी कभी से कहा जाता है कि फिलॉसफी जो है वो बौद्धिक व्यायाम है, बाल की खाल निकालते हैं दार्शनिक। तो ये जो पूर्वाग्रह है, इन सब से अलग आज हम लोग दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। और पहले हम लोग कुछ शाब्दिक व्याख्या पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके लक्षणों को देखेंगे ताकि हम लोग मिलकर इसके स्वरूप को समझ सकें, स्पष्ट कर सकें। हुआ ये कि जब पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि बिग बैंग विस्फोट हुआ। बिग बैंग विस्फोट होने के बाद लाखों वर्षों के बाद संज्ञानात्मक क्रांति हुई। संज्ञानात्मक क्रांति का मतलब जब मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। और अगर आज से जोड़ें तो ज्योग्राफी के लोग या जो मानव विज्ञानी है ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले ये संज्ञानात्मक क्रांति हुई थी। और इसके बाद मनुष्य ने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। अगर हम इस जिज्ञासा को लें, हम लोगों ने ये लाइन सुनी होगी, जिज्ञासा ज्ञान की जननी होती है। मनुष्य ने जब एक दौर समय ऐसा आया होगा कि जब मनुष्य का ध्यान आसपास की चीज़ों पे जाने लगा। पहले वो जैसे अन्य जानवर व्यवहार करते थे वैसे मनुष्य व्यवहार कर रहा था। बस तो हमारा ये अच्छा है कि हमारी ये विषय वस्तु नहीं है कि कब मनुष्य ने बोलना शुरू किया या कब मनुष्य दो पैरों पर चलने लगा। और ये कहा जाता है कुछ लोग कि संज्ञानात्मक क्रांति के विकास में कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा बड़ा है, जबड़े कमज़ोर हैं, इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा हो गया। कुछ लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी विशेषता आई जिसकी वजह से मनुष्य जब दो पैरों पे चलने लगा तो उसके पास दो हाथ हो गए अपना शिकार करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। कारण जो भी रहा हो, तो एक दौर ऐसा आता है कि मनुष्य का ध्यान अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से हटके आसपास की चीज़ों पे जाता है। जैसे उसका ध्यान गया बादल पर। यार बादल कैसे बने, ये बादल क्या है, पानी क्या है, बिजली क्यों कड़कती है, आसमान का रंग नीला क्यों है, यहाँ तक कि हमारा जीवन कैसा है, हम कब तक जीवित रहेंगे, हम हैं कौन। इस तरह की जिज्ञासाएं पैदा हुई और इन जिज्ञासाओं के फलस्वरूप जीवन के प्रति मूलभूत प्रश्न पैदा होने लगे। और फिर इसके बाद फिर एक एक्सरसाइज शुरू हुई कि ऐसा नहीं कि भाई इसका जिज्ञासा का प्रयोग करने के लिए भगवान को मान लिया। हाँ, शुरुआत इसी से हुई। जैसे प्रारंभिक स्वरूप किसी अलौकिक सत्ता के तौर पे आया होगा। जैसे कि हमें किसने बनाया, भगवान ने बनाया। ये नदी किसने बनाई, ऊपर वाले ने बनाई। हम कब तक जीवित रहेंगे, जब तक ऊपर वाला चाहेगा। इस तरह की प्रारंभिक सोच शुरू हुई होगी। लेकिन कुछ साहसी महान लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहा नहीं, हर चीज का एक बौद्धिक तार्किक उत्तर चाहिए। हम यूं ही नहीं मान लेंगे कि दुनिया किसी चमत्कार से बनी। और इस तरह आसपास के जीवन जगत के बात को समझने के लिए एक तार्किक चिंतन शुरू हुआ जिसको दर्शन शास्त्र कहा गया। अब इसको हम लोग दो दृष्टियों से समझ सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि इस व्याख्या को कि शाब्दिक दृष्टि से क्या अर्थ होता है, इसमें हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे। और फिर दूसरी दृष्टि पर आएंगे जिसमें इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर हम दर्शन शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हिंदी में जो दर्शन शब्द है इसका जो व्याख्या होती है दृश्यते इति दर्शनम और दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसका अर्थ क्या हुआ, जो देखा जाए
तो किसे देखा जाए? तो भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि किसी विषय के मूल स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। और यहीं तक नहीं रुक रहे वो कि मूल स्वरूप को जानना, कैसे जानना, इसलिए अनेन इति दर्शनम शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो एक परिभाषा हमारे सामने मिली, किसी विषय के परम तत्व या मूल स्वरूप को जानने की प्रक्रिया ही दर्शन कहलाने लगी। एक तो ये समझने का तरीका है। अंग्रेजी में जाएं तो इंग्लिश भाषा में फिलॉसफी, फिलॉस धन सोफिया सबसे मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। जब हम किसी विषय में तार्किक ढंग से चिंतन करते हैं, मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो उसे फिलॉसफी कहा गया। अगर दोनों को शाब्दिक अर्थों को मिला लिया जाए तो उसका निहितार्थ यही आ रहा है, किसी विषय के मूल स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान की प्रक्रिया का पालन करना, ज्ञान के प्रति अनुराग रखते हुए चिंतन करना दर्शन कहलाता है। लेकिन हमेशा शाब्दिक परिभाषाएं सीमित होती हैं। शाब्दिक परिभाषा ये तो मदद करती हैं कि एक संकेत दे देती है विषय के बारे में, लेकिन व्यापक तौर से विषय को समझने के लिए हमें उसके कुछ विशेषताओं पर जाना पड़ता है। जैसे हम लोग इसको पहले अलग विशेषताओं को देखेंगे, फिर इसको मिलाकर एक स्वरूप बनाने का प्रयास करेंगे। अब मैंने जब चिंतन किया, जब मैंने खुद भी पढ़ाई की, एमए किया, फिर रिसर्च हुआ, फिर पोस्ट डॉक्टोरल वर्क हुआ, इस दौरान मैं भी समस्या से जूझता रहा हूँ कि दर्शन शास्त्र को किस तरह सरल शब्दों में इसको समझाया जाए। तो मुझे एक तरीका ही समझ में आया कि इसको अलग अलग विषयों में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर रखते हैं, फिर हम लोग एक समृद्ध परिभाषा का स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसकी विशेषताओं को देखा जाए। पहली विशेषता, जैसा कि शाब्दिक परिभाषा से ही आ रहा था, किसी विषय के मूल स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। जब भी हम कोई विषय है हमारे सामने, जब उसके मूल तक जान रहे हैं, वस्तु होती क्या है, तो हम प्रकारांतर में दर्शन की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जैसे ये संसार है, ये संसार है क्या, ये कैसे बना, ये आसमान जो दिखाई दे रहा है, ये आसमान कैसे बना, चलो अगर होल देखा जाए तो पूरी सृष्टि कैसे बनी। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, किसी विषय के मूल स्वरूप पे जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सृष्टि के मूल स्वरूप को जानना दर्शन की प्रक्रिया में आ गया। हमें ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान के मूल स्रोत क्या है, ज्ञान की मूल सीमाएं क्या हैं, इसको जान रहे हैं, तो हम प्रकारांतर में दर्शन कर रहे हैं। हम देखिए शरीर के बारे में, फिजिक्स जो अध्ययन करता है वो शरीर का अध्ययन करता है, लेकिन फिलोसफर इस पर भी सोचता है इस शरीर के मूल में क्या है, तो आत्मा का चिंतन आ जाता है। तो पहला जो विशेषता आ रही है, किसी विषय के मूल स्वरूप को जानना दर्शन के अंदर दर्शन कहला रहा है। अब इसको एक और परिभाषा प्रोफेसर हेक्सले हुए हैं, वो कहते हैं मनुष्यों की दो ही कैटेगरी है, कोई कम फिलोसफर है, कोई ज़्यादा फिलोसफर है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य है तो उसका किसी न किसी रूप में वह विषय को जानने का प्रयास करेगा। मनुष्य का जस्ट बॉर्न चाइल्ड भी है, कोई छोटा बच्चा भी है, पैदा भी हुआ है, तो आप उसे झुंझुना दीजिए, पहले वो ध्यान से देखे ये क्या है, फिर लेने का प्रयास करेगा। लेकिन मनुष्य का जो जानवर का बच्चा होगा, अगर उसे कोई चीज़ दी जाएगी तो उसे एक निर्णय करना है, और उसके पसंद या खाने के है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देगा पूरा। लेकिन मनुष्य का बच्चा उसे जानने का प्रयास करता है। तो इस तरह क्या आ जाएगा, तो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा से हम विषय को जानने का प्रयास करते हैं। यह पहली विशेषता है। कभी कभी मजाक में हम लोग क्लास में इसको कहते हैं कि फिलोसफर, बचपन से हमें कहा गया है कि आम खाओ गुठलियों से क्या मतलब, और फिलोसफर को आम से मतलब नहीं रहता है, उसको गुठलियों से मतलब रहता है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, यह अवधारणा का विषय है, ये कॉन्सेप्ट है। किसी विषय के प्रति किसी अवधारणा को बनाने का काम फिलोसफर करता है। इसलिए जब भी कोई विषय या कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में अवधारणा पर चिंतन कर रहा है, तो वह प्रकारांतर में दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने आसपास देखा, पक्षियों को उड़ते देखा, तो जब मनुष्य में जिज्ञासा आती है, क्या मैं भी या मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है, दैट इज फिलॉसफी। तो फिलॉसफर का काम क्या है, ये कॉन्सेप्ट देना कि क्या मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ सकता है। हवाई जहाज बनाने का काम फिलॉसफर का नहीं है। अब इस दर्शन पर, इस अवधारणा पर साइंस जो है हवाई जहाज बनाने का काम करता है। तो फिलॉसफर ने जब ये सोचा क्या मनुष्य चीते की रफ्तार से दौड़ सकता है, दैट इज फिलॉसफी, और तेज रफ्तार की बाइक बनाना, रथ बनाने का काम वह साइंस का हो गया। इस तरह दर्शन का जो विषय क्षेत्र है वो अवधारणा का है। इसका निहितार्थ क्या है, फिलॉसफर बहुत कम तथ्यों पे जाता है। तथ्यों को खोजना दार्शनिकों का काम नहीं होता है। जो तथ्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर
अवधारणा का निर्माण करता है। जैसे एक बार मेरे ख्याल में यूजीसी में सवाल आया था, और जब यूजीसी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था कि दर्शन शास्त्र खाने की सामग्री इकट्ठा नहीं करता है, जो सामग्री उपलब्ध है उस पर वो भोजन का निर्माण करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो फिलॉसफर है वो अलग अलग जगहों से चीज़ों को, जो निष्कर्ष हैं, जो तथ्यात्मक गणना है, उनको लेता है और उसके आधार पर एक अवधारणा का निर्माण करता है। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक अच्छा उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का मिलता है। उनकी आत्मकथा में एक जगह बहुत अच्छा उल्लेख हुआ है, और बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट एकमात्र ऐसे महान योद्धा हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जीवनियाँ लिखी गई हैं। एक जीवनी मेरे पास है जिसमें उल्लेख मिल रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार एक फिलॉसफर को अपने महल में बुलाया। फिलॉसफर आया तो नेपोलियन एक सवाल पूछा, और उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि ईश्वर है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने, जो फिलॉसफर आए तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं कि एज ए फिलॉसफर जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एज ए फिलॉसफर बताइए। तो फिर नेपोलियन ने बाद में अपने कहा लोगों से और उसको लिखा कि मैंने फिलॉसफी की ताकत को बहुत बाद में पहचाना, अगर मैंने पहले पहचान लिया होता तो मैं शायद जीवन में और बेहतर करता। तो उसने लिखा कि फिलॉसफर ने जवाब दिया कि अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से आप मुझसे कहेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि तार्किक रूप से ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। तो कहते हैं नेपोलियन को गुस्सा आया और वो उसको खींच के महल की खिड़की पे ले गया। चिंता मत कीजिए, फेंका नहीं, फेंका होता तो आज हम लोग ये बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं होते। तो नेपोलियन ने इशारा किया और दिखाया कि ये बताओ कि जब ईश्वर नहीं है तो ये सूरज चांद किसने बनाए, ईश्वर नहीं है तो ये धरती किसने बनाई, अरे ईश्वर नहीं तो हमें तुम्हें किसने बनाया। तो कहते फिलॉसफर ने एक जवाब क्या दिया कि महाशय, सूरज चांद कैसे बने हैं इसका अध्ययन ज्योग्राफी वाले करते हैं, हम आप कैसे बने हैं इसका अध्ययन जीव विज्ञान वाले करते हैं, और वनस्पतियां कैसे बनी हैं इसका अध्ययन बॉटनी वाले करते हैं, और ये लोग अपनी व्याख्या में कहीं भी ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो महाशय, आप क्यों नाम ले रहे हैं और क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं नाम लूं? दैट इज फिलॉसफी। फिलॉसफर का काम नहीं है कि वो निरीक्षण परीक्षण करे, फिलॉसफर का ये काम है कि जो भी अध्ययन हुआ है उस अध्ययन के आधार पर वह निष्कर्ष की ओर आगे बढ़े। तो दो प्रक्रिया हो गई, एक प्रक्रिया हो गई जिसमें हम लोगों ने देखा मूल स्वरूप को जानना, दूसरी प्रक्रिया हो गई ये अवधारणा का विषय है। अब अगली विशेषता पे आते हैं कि जो फिलॉसफर है वह एक निश्चित तार्किक प्रक्रिया का पालन करता है। किसी विषय को रखते समय निश्चित तार्किक प्रक्रिया या लॉजिक का प्रयोग करना दर्शन शास्त्र की एक विशेषता है, क्योंकि दर्शन का एक बहुत मुख्य हिस्सा लॉजिक माना जाता है। देखिए होता क्या है, जीवन में हम लोग बहुत सारी बातों को रखते हैं, लेकिन जब उसी बातों को हम लोग निश्चित आधारवाक और निष्कर्ष के आधार पर निश्चित तार्किक प्रक्रिया का पालन करते हुए रखते हैं तो हम फिलॉसफी करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण प्लेटो के समय मिलता है। प्लेटो के पास ग्रीक चिंतक हैं प्लेटो, उनके पास एक उनका विद्यार्थी आया, उसने कहा कि मुझे लगता है कि ईश्वर है। तो प्लेटो ने कहा भाई मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो। तो अब विद्यार्थी नाराज हुआ, उसने ये क्या मतलब, कह नहीं ये लगना क्या होता है भाई, कोई लॉजिक तो दो। तो उसने कहा सर मुझे लग रहा है कि भगवान है। तो फिर उन्होंने कहा देखो इसी बात को तुम जब निश्चित तार्किक प्रक्रिया से भी कर सकते हो, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्यों लग रहा है। तो विद्यार्थी ने जवाब दिया हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है, तो भाई संसार को बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, वो ईश्वर है। तो फिर प्लेटो ने कहा यही बात अगर आप लॉजिक के साथ कहते हैं हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है, इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई होगा और वह ईश्वर है। अब क्या हुआ, ये आ गए दूसरी एक निश्चित तार्किक प्रक्रिया का पालन करना। अब जैसे अगले सामान्य जीवन में भी मान लिया कि मुझे याद है कि मैंने अपने पिताजी से ऐसे एक दिन कहा कि मुझे बॉबी देओल और सनी देओल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो धर्मेंद्र का बेटा है। अब पिताजी ने कहा यार ये तो बहुत खराब लॉजिक दे रहे हो, कोई कलाकार फिल्म का हीरो तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि किसी का बेटा है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे लगता तो इसी कारण से है, मुझे धर्मेंद्र पसंद है। अब पिताजी ने कहा इसी को तुम बात तो सही कह रहे हो, तुम्हारी भावना सही है, लेकिन सही लॉजिक का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि बालो धर्मेंद्र का बेटा बॉबी देओल अच्छा लगता है, मैंने कहा बिल्कुल खराब लगता है, बड़ा वाहियात लगता है। क्या इसका मतलब अब इसको एक लॉजिकल क्रम में बांटना, क्या मुझे धर्मेंद्र का अभिनय अच्छा लगता है,
धर्मेंद्र के अभिनय की झलक मुझे सनी देओल में दिखाई देती है, इसलिए मुझे सनी देओल पसंद है। दैट इज लॉजिक। बात वही कही गई, लॉजिक के साथ कही गई। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए आपसे पूछा जाए और आप कहोगे मुझे लगता है कि विराट कोहली होना चाहिए। अरे लगना क्या होता है, इसी बात को जब आप कहोगे विराट कोहली का व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत अच्छा है और विराट कोहली पूरी टीम को एक साथ लेके चलने में समर्थ है, इसलिए मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली को होना चाहिए। अब देखिए तीसरी विशेषता क्या आ गई कि बात वही है, लेकिन जब फिलोसफर जब बातचीत करता है तो एक निश्चित तार्किक प्रक्रिया का पालन करता है और इसे बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा वह जानने का प्रयास करता है। अब एक और विशेषता वो यह आता है कि निष्कर्ष की बात आती है कि जो फिलोसफर है वह किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है और निष्कर्ष के साथ समीक्षा पर भी आता है, क्योंकि बिना समीक्षा किए हुए एक फिलोसफर कभी भी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि समीक्षा, इसलिए कभी कभी फिलोसफरों के बारे में ये बात कही भी जाती है, मैं कभी कभी मजाक करता हूँ, फिलोसफर भी बदनाम भी है कि बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन फिलोसफर है तो वो समीक्षात्मक होगा ही होगा, क्योंकि बिना समीक्षा किए हुए आप किसी सही विषय वस्तु को नहीं जान पाओगे। तो उदाहरण के तौर पर अगर फिलोसफर ने उदाहरण दिया कि हमें क्या मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है, दैट इज फिलॉसफी। साइंस ने हवाई जहाज बनाया, अब हवाई जहाज बनाने के बाद फिर विचार आया क्या वैसा हवाई जहाज बन गया है जैसा हमने सोचा था? क्या आज मनुष्य के पास जो उड़ने के यंत्र हैं उस तरह के से पक्षियों की तरह है? तो समीक्षा में यह आएगा कि नहीं, अभी भी गुंजाइश बाकी है और फिर हवाई जहाज को बनाने की नई प्रक्रिया शुरू होती है। इसका मतलब अगर ये समीक्षा ना हो तो शायद साइंस भी अपनी जगह रुक जाए। तो फिलोसफर का काम ये होता है समीक्षा करना, जो भी चीज हमारे सामने आ रही है उसके पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करके एक निष्कर्ष की ओर बढ़ना। इसलिए फिलॉसफी की एक विशेषता क्या आ गई, फिलोसफर जो है वो समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखता है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शन की एक विशेषता है। फिर इसके बाद आते हैं, अगला हिस्सा आता है कि निष्कर्ष पर पहुंचना। ऐसा नहीं कि जैसे फिलोसफर, जब मैंने शुरू में कहा कि फिलोसफर पे आरोप लगाया जाता है फिलोसफर जो है कंफ्यूज रहते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, ना, फिलोसफर के लिए अनिवार्य है कि वो चिंतन के बाद वो किसी निष्कर्ष पे अवश्य पहुंचे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बहुत सारा अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद इस अध्ययन का लाभ क्या है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, इस पर भी फिलॉसफी विचार करती है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कहानी एक इंटरनेट पर लघु कथा प्रतियोगिता में मैंने पढ़ी थी। हुआ ये कि एक सेमिनार था जिसमें 4 प्रोफेसर जा रहे थे, 4 विशेषज्ञ, एक गणित के, दूसरे इतिहास के, तीसरे भौतिक विज्ञान के और चौथे फिलॉसफी के। कहते हैं चारों प्रोफेसर जा रहे थे, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आई और चारों को जो है जंगल में उतरना पड़ा। और दृश्य क्या था, जंगल है, ये 4 लोग जा रहे हैं, तब तक उधर से शेर आ गया। शेर को देखते ही इन चारों ने दौड़ना शुरू किया और चारों ने अपने विषय के अनुसार अपना निष्कर्ष देना शुरू किया। जो सबसे पहले इतिहास के विशेषज्ञ ने बोला, इतिहासकार ने, देखिए मानव सभ्यता के इतिहास में जब भी शेर और आदमी का आमना सामना हुआ है तो शेर ने ही जीता है। एक ही आदमी शेर को मार पाया जिसका नाम शेरशाह सूरी था और वो भारत का राजा बना। ये इतिहास का था। तब भौतिक विज्ञान वाले फिजिक्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शेर की हॉर्स पावर ज़्यादा है, हमारी हॉर्स पावर कम है, हमारी मुलाकात अच्छी नहीं होगी। और इसके बाद जो गणित के थे उन्होंने कहा चाल बराबर दूरी बटा समय, उसकी चाल अधिक है, हमारी चाल कम है और 10 मिनट बाद कहानी खत्म हो जाएगी। और कहते हैं कि वो फिलोसफर जो इन तीनों से आगे दौड़ने का प्रयास कर रहा था, उसने कहा मेरी चिंता का विषय ना तो शेरशाह सूरी हैं, ना हॉर्स पावर है और ना ही चाल बराबर दूरी बटा समय। मेरी चिंता का विषय ये है कि मैं तुम तीनों से आगे दौड़ता रहूं, शेर को मार के खाना हो, तुम में से किसी को मार खा जाए, मेरी जान बच जाए। दैट इज फिलॉसफी। मतलब फिलोसफर का ये काम है कि जो भी निरीक्षण परीक्षण हो रहे हैं, जो कुछ हमारे साइंस के माध्यम से, सोशल साइंस के माध्यम से हमारे पास आ रहा है, उसके आधार पर जीवन के हित में कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसलिए फिलॉसफी की जो मूल स्वभाव है किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। और फाइनली फिलॉसफी जो है वो समग्रता का अध्ययन है। इसलिए फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात दर्शन सभी विषयों की जननी है। क्यों जननी है?
क्योंकि ये हर विषय के मूल स्वरूप को जानना का प्रयास करती है और फाइनली हर विषय को कंप्लीट फॉर्म में जानती है। जैसे अगर साइंस से पूछा जाए कि संसार के बारे में फिजिक्स वाले मानेंगे, लेकिन अगर साइंस से ये पूछा जाए कि ईश्वर के बारे में, तो साइंस कहेगा नो कमेंट। वो भी अपने सत्य की खोज कर रहा है और देखा जाए तो दार्शनिक भी अपने सत्य की खोज करता है, लेकिन सत्य की खोज में वह समग्रता के सिद्धांत का पालन करता है। इस शरीर को साइंस मानेगा, लेकिन शरीर में स्थित आत्मा के बारे में चुप हो जाएगा। और हमारे जो विषय वस्तु है दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु में, उसका भी अध्ययन आता है जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहे। इसलिए कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र जो है वो समग्रता का अध्ययन है। इसके पहले के जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं कलाम जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि धर्म अलग ट्रैक पे चलता है, साइंस अलग ट्रैक पे चलता है, दर्शन की ये जिम्मेदारी है जो दोनों को साथ लेके चल सकता है, क्योंकि फिलॉसफी जो है वो समग्रता का अध्ययन है। इस तरह दर्शन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निहित होता है। हम हर जैसे मतलब पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, लेकिन राजनीतिक दर्शन कहाँ पे आएगा? जब राजनीतिक विज्ञान से जुड़े मूलभूत प्रश्नों पर जब हम आएंगे तो वो फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन होता है, लेकिन समाज शास्त्र का जब दर्शन की बात आएगी तो इससे मूलभूत प्रश्न आ जाएंगे। क्या समाजशास्त्र क्यों पढ़े, समाज शास्त्र के विषय वस्तु क्या है? जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम फिलॉसफी का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो मैंने अलग अलग चर्चा की, कुछ मैंने बहुत सरल उदाहरण लिए, फिल्म के उदाहरण लिए, क्रिकेट के उदाहरण लिए, इसलिए ही मैंने रखे कि ताकि मैं सामान्य ढंग से आपको फिलॉसफी के विषय में समझा सकूं। अब हम जितने भी चाहे शाब्दिक परिभाषा हो, चाहे उसकी विशेषता हो, सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें तो जो निष्कर्ष हम लोग पहुंचते हैं कि सत्ता, ज्ञान और नीति से संबंधित मूलभूत प्रश्नों की तटस्थ बौद्धिक खोज ही दर्शन है। अर्थात ये संसार है, संसार का मूल स्वरूप क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, इससे जो मूल स्वरूप उसका ज्ञान कैसे मिलेगा, और जैसा मूल सत्ता है, जैसे हमारा ज्ञान है, वैसे हमारा आचरण क्या होगा, नीति एथिक्स क्या होगी। इन सब तीनों चीजों से जो भी मूलभूत प्रश्न बन रहे हैं उनके प्रति अगर हम तटस्थ ढंग से, निरपेक्ष भाव से अगर हम बौद्धिक चिंतन कर रहे हैं तो प्रकारांतर में हम दर्शन शास्त्र की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह दर्शन शास्त्र जीवन जगत से संबंधित है और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने से हम किसी विषय के मूल स्वरूप को जानने के साथ साथ उसकी समग्रता का भी अध्ययन कर लेंगे। इसलिए वर्तमान दौर में दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, शुरू से भी ये रहा है। और अगर तात्कालिक अध्ययन देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि जो नोआ हरारी जी हैं, इस समय जो वर्तमान दौर के जो एक प्रसिद्ध और सर्वमान्य विशेषज्ञ के तौर पे हमारे सामने आए हैं, युवान नोआ हरारी, वो अपनी किताब जो 21वीं सदी की चुनौतियों में कहते हैं कि आने वाला समय दार्शनिकों का है, क्योंकि दर्शन ही ऐसा विषय रहेगा जो आगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बना रहेगा। तो ये हम लोगों ने दर्शन शास्त्र को देखा क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दर्शन शास्त्र की प्रासंगिकता क्या है और उसका उपयोग हम अन्य परीक्षाओं में किस तरह कर सकते हैं। धन्यवाद।